हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के उस कालखंड की चर्चा करने चल रहे हैं जो कि आधुनिक भारत कहलाता है। आधुनिक भारत जब हमारे भारत देश में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होना शुरू हुआ था, तब से लेकर भारत की आज़ादी यानी 1947 तक के कालखंड को आधुनिक भारत कहा जाता है। तो अब हमने कुछ अपने वीडियो में बदलाव किया है। अब हम वन लाइनर के प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि आगे टीचिंग का एग्ज़ाम है बिहार में, जिसमें 1,70,000 पोस्ट आई है, और यूपी में 53,000 की पोस्ट है आपका पुलिस में। तो मैं अभ्यर्थियों की विशेष मांग पर, उनके अनुरोध पर अब मैं प्रैक्टिस वाइज वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं, जो कि एक सीरीज होगा। अतः मैं सभी अभ्यर्थियों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए और जो चीज़ें पढ़ाया और समझाया जा रहा है अच्छे से पढ़िए और समझिए, ताकि आप भी अपना कैरियर बना सकें। तो आज हम आधुनिक भारत के अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन सी कंपनियां आई, इन सारी चीज़ों को एक क्वेश्चन के अनुसार पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे 100% क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग हो, रेलवे का हो या भर्ती अध्यापक भर्ती एग्जाम हो, सब में ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। 15वीं शताब्दी में एशिया और भूमध्य सागरीय 15वीं शताब्दी में एशिया और भूमध्य सागरीय व यूरोपीय व्यापार का एकाधिकार किस देश के व्यापारियों के हाथों में था? पहला क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर होना चाहिए अरब और इटावली व्यापारियों के हाथों में था। इटावली माने इटली के व्यापारी। तो जो 15वीं शताब्दी का जो व्यापार हो रहा था, एशिया और भूमध्य सागर एवं यूरोप, इन तीनों के बीच में जो त्रिकोणीय व्यापार हो रहा था, इस व्यापार को करने वाले अधिकतर व्यापारी जो थे अरब के थे और कहाँ के थे? इटली के थे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। पुर्तगाल के किस शासक ने मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग के खोज की आज्ञा प्रदान की थी? तो उसका नाम क्या है? डॉन हेनरिक। क्या नाम है उसका? डॉन हेनरिक, जिसे हेनरी नेविगेटर की संज्ञा भी दी गई है। यही पुर्तगाल का राजा था जिसने वास्को डिगामा को प्रोत्साहित किया कि आप पूर्व की तरफ यात्रा करें और नए नए देशों की खोज करें, ताकि हम वहां से आसानी से समुद्र मार्ग के द्वारा व्यापार कर सकें। तो ध्यान रखिएगा, कौन किसने किया था? डॉन हेनरिक ने। ठीक है ना। संभवतः मध्य युग की किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से। यह कथन किसका है या किस इतिहासकार का है? तो यह कथन है डार्डविल का। किस इतिहासकार का है? डार्डविल का। ठीक है ना। प्रश्न को ध्यान रखिएगा। ये सारे जो चीज़ें मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ मित्रों, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किस यूरोपियन कंपनी व देश ने बनाए थे? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? पुर्तगाली। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज की थी किसने किया था? पुर्तगाली ने किया था, जिसका नाम क्या था? वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 14 मई 1498 ईस्वी को यह भारत आया था। यह भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था? यह भारत के कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था। तो इतनी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना किस बंदरगाह का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरना था? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए मलक्का बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मलक्का बंदरगाह, जो कि 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। क्यों? क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का सबसे बड़ा बंदरगाह था। क्या था? सबसे बड़ा बंदरगाह था मलक्का बंदरगाह। ठीक है ना। किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डिगामा का सहयोग किया था? तो उसका नाम क्या था? अब्दुल मजीद। ये अब्दुल मजीद जो था, ये गुजरात का व्यापारी था। ये भी अरब सागर में व्यापार करता था। तो इसने ही सबसे पहले वास्को डिगामा को वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के जो आपका केप ऑफ गुड होप का दक्षिणी किनारा है, वहीं पर इसने इसको देखा था। तो वास्को डिगामा ने इसी के सहयोग से भारत तक की यात्रा की थी। ठीक है ना।
किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है, तो आपको आंसर होना चाहिए वास्को डिगामा। यानी वास्को डिगामा की जो समाधि है आपके भारत में ही है। पता नहीं कितने बच्चों को ये कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आप लोग समझिए, जानिए और पढ़िए, ठीक है ना। किस पुर्तगाली शासक ने 15वीं शताब्दी में समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक्सूचक तथा नक्षत्र यंत्र का आविष्कार एवं उपयोग करवाया? दिक्सूचक माने होता है जो दिशाओं की जानकारी दें, ठीक है, और नक्षत्रों का बारे में बताएं। तो वह व्यक्ति कौन था? डॉन हेनरिक, अभी जिसकी हमने चर्चा की कि ये पुर्तगाल का शासक था, पुर्तगाल का राजकुमार था। इसके अंदर समुद्री यात्राओं के साहसिक खोज के प्रति बड़ी जिज्ञासा थी, इसलिए विभिन्न प्रकार के जो साहसिक यात्री होते थे समुद्र के लिए, उनको प्रोत्साहित करता रहता था, भैया आप नए नए समुद्री मार्ग की खोज करिए, नए देश की खोज करिए, ठीक है ना। तो उसी ने सबसे पहले इन 2 यंत्रों का आविष्कार एवं उपयोग किया, ठीक है ना। 15वीं शताब्दी की चर्चा खासकर हम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति द्वारा की गई थी? तो राइट ऑप्शन आपका होना चाहिए पुर्तगाली। किसने किया था? पुर्तगाली। हुगली बंदरगाह है, ठीक है, ये फैक्ट्री यानी हुगली के नाम से वहाँ फैक्ट्री बनाई गई। तो किस यूरोपीय शक्ति ने किया था? पुर्तगालियों ने किया था, ठीक है ना। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए पुर्तगालियों ने सबसे पहले पांडिचेरी पर कब्जा किया था, ठीक है ना। दूसरी शक्ति कौन थी? डच थे, ठीक है ना। तीसरी 1793 में अंग्रेज, और 1814 में पेरिस संधि के बाद पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार हो गया। सारा डिटेल आप लोग फिर से समझिए। सबसे पहले पुर्तगालों ने इस पर अपना अधिकार जमाया, फिर डचों ने, फिर अंग्रेज़ों ने, और उसके बाद जब पेरिस की संधि हुई तो पुर्तगाल पांडिचेरी किसे मिल गया? फ्रांस को मिल गया। अंतिम रूप से किसको दिया गया? फ्रांस को दिया गया, ठीक है ना। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए पुर्तगालियों ने, ठीक है ना। किस यूरोपीय शक्ति ने बनाया था? पुर्तगालियों ने। इसी कारण 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस वर्ष हुगली बंदरगाह को नष्ट किया था? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए 1632 ईस्वी। ओके फ्रेंड्स। पुर्तगाली दूत अंतोनियो कैब्राल किसके शासनकाल में भारत आया था? आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए अकबर। अकबर के शासनकाल में पुर्तगाल का राजदूत कैब्राल भारत आया था। स्पाइस आइलैंड यानी मसाला द्वीप उपमा पश्चिमी यूरोपीय देश एवं व्यापारी किस देश को प्रदान किए थे? इंडोनेशिया को। किसको? इंडोनेशिया को, जिसे ईस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता था। तो इंडोनेशिया को किस नाम से बताते थे वो लोग? मसाला द्वीप। जो गर्म मसाले का सबसे बड़ा स्रोत था वो कहाँ था? इंडोनेशिया था, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखिए मित्रों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से जानिए, समझिए और पढ़िए। अफीम सिल्क मसाले एवं नील में से प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसालों में था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि इतनी चीज़ों में सबसे ज़्यादा उनकी रुचि किसमें थी? मसालों में था, गर्म मसालों के व्यापार में। 15वीं शताब्दी के लगभग बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक का व्यापार नियंत्रित करने वाले प्रमुख भारतीय समुदाय कौन था? तो वह था चट्टियार समुदाय, ठीक है ना। कौन थे? चट्टियार समुदाय। उनके साथ एक अन्य दक्षिणी पूर्वी व्यापारी समुदाय चुलिया मुसलमान थे। यानी यही 2 लोग थे जो पूरे व्यापार को नियंत्रित करके बैठे थे, ठीक है ना। भारत में पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को कौन सी उपमा दी जाती है? तो जो पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य है उसको किस नाम से जाना जाता था? एस्तादो ड इंडिया। यानी जो पुर्तगाली कंपनी थी उसको भारत में किस नाम से जाना गया? एस्तादो द इंडिया, ठीक है ना। नाम खूब ध्यान से पढ़िए और समझिएगा इसको। भारत में सबसे पहले और सबसे अंत में आने और जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए
पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए, जैसा कि अभी मैंने बताया, और सबसे अंत 1961 में गए। ठीक है ना। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अंग्रेज़ों को बताते हैं, कोई फ्रांस को बताता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों को सही उत्तर चुनना है। ठीक है ना। आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है ना। कालीकट का मलयाली नाम क्या है? कालीकट को किस नाम से जाना जाता था मलयालम में? इसको बोला जाता था कोझिकोड। किस नाम से? कोझिकोड। ठीक है ना। होर्मुज बंदरगाह पर किस पुर्तगाल गवर्नर के समय कब्जा हुआ था? तो आपका आंसर होना चाहिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भी पुर्तगाली गवर्नर था। जब पुर्तगालियों ने यहाँ पे अपना साम्राज्य अच्छे से स्थापित कर लिया, तब ये गवर्नर बनकर आया था, तो इसने होर्मुज बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। भारत में यूरोपियन शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए गोवा में। कहाँ बनाया गया था? गोवा में। यानी किसी भी यूरोपीय शक्ति, चाहे अंग्रेज हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे स्वीडिश हो, जितने भी यूरोपीय शक्ति भारत में आए थे, उनके हाथों से बनाया गया पहला किला कहाँ बना था? गोवा में बना था। कहाँ बना था? गोवा में बना था। ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों ने कब गोवा जीता और कब होर्मुज खो दिया? तो 1510 ईस्वी में इसने गोवा जीता था और 1623 ईस्वी में इन्होंने होर्मुज बंदरगाह से अपना अधिकार ख़त्म कर लिया, या उनका अधिकार समाप्त हो गया। ठीक है ना। ये 1510 ईस्वी में जीतने वाला जो पुर्तगाली शासक था अल्बुकर्क ही था, जो कि वहाँ का जो गवर्नर था उसके द्वारा ये जीता था। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोंटो ग्राडे की संज्ञा से अभिहित किया जाता था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए चटगांव। कौन सा? चटगांव। यानी बंगाल का यही ऐसा बंदरगाह था जिसे पुर्तगालियों के समय किसकी उपाधि दी गई थी? पोंटो ग्रांडे की उपाधि। ये यूरोप का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है, तो उसकी तुलना इससे की गई चटगांव। चटगांव कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। ठीक है ना। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए हुगली। अभी हमने पीछे पढ़ाया था ना कि 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली बंदरगाह पर आक्रमण करके पुर्तगालियों को दंडित किया था। क्यों दंडित किया था? क्योंकि पुर्तगाली वहां पे समुद्री डकैती करते थे। जो सरकार का भी माल जाता था समुद्र के रास्ते, उसमें भी हेरा फेरी और चोरी करते थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मज़ार भारत में कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन होना चाहिए गोवा में। यानी यह जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, इसकी भी मज़ार कहाँ है? गोवा में है। बच्चों खूब ध्यान से देखिए, कोई पुर्तगाल नहीं गया मरने, सब यहीं भारत में मरे और यहीं दफना दिए गए। आगे चलिए। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम पूंजी कंपनी किस यूरोपीय शक्ति ने प्रारंभ की? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए डचों ने 1602 ईस्वी में। यानी डच कंपनी ऐसी थी जिसमें कई लोगों ने मिलकर अपनी पूंजी लगाई और उसके बाद व्यापार को प्रारंभ किया। ठीक है ना। समझ रहे हैं ना हमारी सारी बातों को? डचों ने पुर्तगाली को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में किस फोर्ट का निर्माण किया था? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए फोर्ट विलियम, जो कि 1663 में बनाया गया था। 1814 में कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। यानी सबसे पहले डचों ने ही इस किले का निर्माण किया था। किले का नाम क्या था? फोर्ट विलियम्स था। किस युद्ध के द्वारा डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। बेदरा का युद्ध जो 1759 ईस्वी में डच और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में डच तो थे हमेशा के लिए भारत के व्यापार से दूर हो गए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना भारत में किसने, कब और कहाँ की थी? ध्यान से देखिएगा। तो पहली डच कंपनी की स्थापना वादर हेंगे ने किया था, 1605 में किया था। और कहाँ किया था? मुसलीपट्टनम, जो कि आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में किया गया था। ठीक है ना। खूब ध्यान से पढ़िए इसको।
यूरोपीय व्यापारियों में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए डचों को। डचों ने ही सबसे पहले भारत का जो कपड़ा था, जो सूती कपड़ा था, जिसके दम पे भारत राज करता था, जिसके दम पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वह प्रचार प्रसार करने का सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने प्रयास किया? डचों ने किया। ध्यान रखिए, न कि अंग्रेजों ने, न कि पुर्तगालियों ने, न कि फ्रांसीसियों ने। आगे चलिए, अब आगे हम समझेंगे कुछ ऐसा मैटर, क्या आप जानते हैं में कई ऐसी रोचक जानकारियाँ आपको दी जाएंगी जो एग्जाम, वनडे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोर्ट नोवो एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था। कौन सा बंदरगाह? पोर्ट नोवो एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था। मछलीपट्टनम और सूरत से डचों द्वारा नील निर्यात किया जाता था। ये भी आप समझिए कि जो डच थे नील को किस बंदरगाह से बेचते थे? सूरत से और मछलीपट्टनम से। डचों द्वारा भड़ौच बंदरगाह से कपड़े का निर्यात किया जाता था। जो भड़ौच बंदरगाह था वहाँ से कपड़ा बेचा जाता था और सूरत बंदरगाह से नील बेचा जाता था। पुलिकट में डच अपने स्वर्ण पैगोडा डालते थे, यानी जो उनका सिक्का होता था उसको क्या बोलते थे? पैगोडा। ठीक है ना, सिक्का को क्या बोलते थे? पैगोडा, जो कि कहाँ बनाते थे? पुलिकट में बनाते थे। ठीक है ना। नागलवांचे और पालकोल्लू नील के उत्पादन और कपड़े की रंगाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। मद्रास के दक्षिण में स्थित सदरपत्तनम उत्कृष्ट प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु सूती कपड़ा, रेशम, अफीम तथा सोरा था। यही 4 चीज़ें जो कि डच बंगाल से भेजा करते थे। ठीक है ना। भारत से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु कौन थी? नील था, सोरा था, मसाले, कच्चा रेशम, सीसा व अफीम आदि था। ठीक है ना। डचों द्वारा कोरोमंडल के बंदरगाहों से बैंटम और बटेबिया को विशेष प्रकार से बुने हुए वस्त्र निर्यात किए जाते थे। तो बुने हुए वस्त्र का निर्यात किस बंदरगाह से होता था? कोरोमंडल के बंदरगाह से होता था। ठीक है ना मित्रों। भारत से अफीम जावा और चीन में निर्यात किया जाता था, यानी भारत का जो अफीम पैदा होता था कहाँ भेजा जाता था? जावा यानी इंडोनेशिया में भेजा जाता था। और कहाँ भेजा जाता था? चाइना में भेजा जाता था। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टेल पर आधारित थी। सहकारिता माने होता है कि आधा प्राइवेट था, आधा सरकारी था, और इसी के आधार पर डच कंपनी आगे चल रही थी। डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों को फैक्टर कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फैक्टर किस यूरोपीय शक्ति को कहा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डचों को फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैक्टर कहा जाता है। 200 वर्षों के काल में डच कंपनी ने अपने साझेदारों को औसतन 18% का लाभ दिया, जो वाणिज्यिक इतिहास में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा लाभ व्यापार मगर किसी साझेदारी में मिला है तो किस कंपनी ने दिया है? डच कंपनी ने दिया है अपने 200 वर्षों के शासनकाल में। डच कंपनी के निदेशकों को भद्रजन यक्सवियाई कभी कहा जाता था। 1608 में टॉमस एडवर्थ के अधीन अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम सूरत में कारखाना लगाया और उसी वर्ष इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। वह जहांगीर के दरबार में 1609 में पहुंचा था। ठीक है ना। कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? सूरत में पहुंचा था। और जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा? 1609 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगालियों के एकाधिकार को भंग कर दिया। मतलब अब पुर्तगाली शक्ति खत्म हो रही थी, अब उसके स्थान पे अंग्रेज़ों की शक्ति का उदय हो रहा था। और सबसे पहले 1612 ईस्वी में ही उनके जो समुद्री जहाज थे उनको हराया गया। सूरत वह पहला भारतीय नगर है जहां से अंग्रेज़ों ने भारत तथा पूर्वी देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तो भारत का कौन सा शहर जहां से अंग्रेज़ों ने अपने पैर जमाए? आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए सूरत। इसमें सूरत भी दे सकता है, बंगाल भी दे सकता है, आपका दिल्ली भी दे सकता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? सूरत। सूरत से ही अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया।
मछलीपट्टनम गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह है। यह हीरे, मणि और कपड़े के व्यापार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के व्यापार को लेकर डच तथा अंग्रेजों के बीच काफ़ी प्रतिस्पर्धा थी। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके मुताबिक 500 पगौड़ा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। आगे देखिए, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिर के राजा वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर किराए पर ले लिया। किसको? मद्रास को, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, और वहाँ पर एक कोठी का निर्माण किया जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज की संज्ञा से अभिहित किया गया। सितंबर 1641 में कंपनी का मुख्यालय मछलीपट्टनम से हटाकर मद्रास लाया गया, यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज में बनाया गया। ठीक है ना, अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय यहाँ बनाया। अब आगे देखिए, जॉब चारनाक ये कलकत्ता का, गैरोल्ड आंगियार बम्बई का और फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था। यानी कलकत्ता को बनाने वाला कौन अंग्रेज था? जॉब चारनाक था। बम्बई को बनाने वाला गैरोल्ड आंगियार था और फ्रांसिस डे जो था मद्रास का संस्थापक था। तीनों नामों को खूब अच्छे से पढ़िए और समझिए तथा जानिए। ठीक है ना। आगे है 1694 में ब्रिटिश संसद ने सभी ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। यानी पूरे जितने ब्रिटेन के नागरिक थे सबको कब अधिकार दिया गया? 1694 में यह अधिकार दिया गया कि चाहे जो पूर्व के देशों से व्यापार कर सकता है। ठीक है ना। इसी से एक अन्य ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को विशेषाधिकार दिलाने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया, किंतु सफलता न मिलने के कारण 22 जुलाई 1702 को दोनों कंपनियों के विलय का निर्णय लिया गया। देखिए अंग्रेज कितने चालाक थे। एक कंपनी को ऑर्डर मिला था व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने लालच में दूसरी कंपनी को बनाया, लेकिन उसको ऑर्डर नहीं दिया गया, तो ये लोग चालाकी से दोनों कंपनियों को क्या कर लिए? एक में मिला लिए, जिससे कि फिर अब ऑर्डर लेने की आवश्यकता न पड़े और जमकर लूटपाट शुरू किया जाए। कंपनी का यह नाम 1833 तक रहा। 1833 ईस्वी के चार्टर द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कब नाम बनाया गया? 1833 ईस्वी में। ठीक है ना। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? पहला इसको ध्यान रखिए। तो उस अंग्रेजी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन, जो कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। ईस्ट इंडिया की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था? सम्राट अकबर का, जो कि 1600 ईस्वी में था। तो यानी ईस्ट इंडिया की स्थापना होने के समय भारत में अकबर शासन कर रहा था। किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए जहांगीर। जहांगीर यानी 1608 ईस्वी में मुगल शासक था। इसी के काल में अंग्रेज भारत आने लगे। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? 1608 ईस्वी में। और कहाँ पे बनाया था? सूरत में। क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़िए, समझिए और जानिए कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में बनाया था 1608 ईस्वी में। ठीक है ना। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? जॉन मिल्डन हॉल, जो कि स्थल मार्ग से आया था 1597 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्डन हॉल था। ठीक है ना। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। विलियम फिंच कौन था? विलियम फिंच कौन था? तो इसको कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आने वाला यात्री जिसने अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किया है, ये था। यानी विलियम फिंच भी एक यात्री था जो कि किसके साथ आया था? कैप्टन हॉकिंस के साथ आया था। इसी ने ही जो अनारकली एवं जहांगीर का जो प्रेम कहानी है, इसी ने वर्णित किया है। ठीक है ना। नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ तैयार होती थी? तो आपका आंसर होना चाहिए बयाना में। बयाना में सबसे अच्छा उत्तम कोटि का नील बनाया जाता था। अंग्रेज़ों ने फारस की खाड़ी पर स्थित हारमुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से कब छीना था? तो 1604 ईस्वी में। कब छीना था? 1604 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स।
अगला है जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में गया था? तो आपका उत्तर होना चाहिए कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो। यही दोनों थे जो कि जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। ठीक है ना। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेज़ों के बीच प्रथम मुकाबला कब और कहाँ हुआ? तो 1686 ईस्वी में हुगली में हुआ था। ठीक है ना। बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट कौन था? विलियम हैजेज। ये बंगाल का पहला चीफ एजेंट था, पर इसका पहला प्रमुख कंपनी का पहला प्रमुख बनाया गया था विलियम हैजेज को। मुगल भारत में सूती वस्त्र, नील, अफीम, चाय में से अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए सूती वस्त्र था। अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी किन वस्तुओं का भारत से निर्यात करती थी? तो आपका ऑप्शन होना चाहिए सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम और मसाले। इतनी चीज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे वो हमारे भारत से इसको खरीदते थे। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो राइट ऑप्शन होना चाहिए सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को ही औरंगजेब ने भारत से बाहर भगा दिया था। सर जॉन सरमन मिशन किस मुगल शासक के दरबार में गया था? तो राइट ऑप्शन होना चाहिए फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के ज़माने में या उसके समय में जॉन सरमन मिशन भारत आया था। इंटरपोलर कौन थे? इंटरपोलर किसको कहा जाता था? एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी को क्या बोलते थे? इंटरपोलर। ठीक है ना। अभी आप लोगों ने एक शब्द और देखा था पुर्तगालियों के संबंध में, उसमें वहाँ उनको क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। ठीक है ना। अंग्रेज़ों को कलकत्ता की जिम्मेदारी किस सूबेदार ने प्रदान किया था? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए अजीमुस्सान। अजीमुस्सान ने ही कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेज़ों को दिया था। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा किया। हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड किए गए हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हम अच्छे से पढ़ाई करिए। तो यह लेख आधारित है राजू सर के इतिहास के नोट्स पर। जिन्होंने नेट किया है इतिहास से या मैं बीएड और सरकारी अध्यापक हैं एमपी सरकार में, तो फिर से वही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ये जो हमने श्रृंखला चालू किया है इसमें आपको इतिहास, राजनीति, भूगोल, विज्ञान यानी जितना आपका पुलिस में और टीचिंग का जो पेपर आया है बिहार में, इन दोनों को मैं ध्यान रखते हुए मैं वीडियो को बना रहा हूँ। पर डे एक वीडियो आपको मिलेगा इस चैनल पे। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए और समझिए ताकि आप लोग भी ग्रोथ करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।